हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिस्कस किया था। साथ में डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर वेरिएशन कैसे होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे अगर होते हैं उनके बारे में बात की थी। साथ में डिस्कस किया था क्यू वैल्यू क्या होती है, कोई रिएक्शन अगर होती तो मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, जो कि क्यू वैल्यू के फॉर्म में लिखी जाती है। कौन सी रिएक्शन हो सकती, कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए किसी पार्टिकल की जो किसी टारगेट पार्टिकल के साथ में आता है और रिएक्शन को कैरी आउट करवाता है, जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ करती थी। तो कुछ मिनिमम वैल्यू होती थी जो भी पार्टिकल आता था, मूविंग पार्टिकल। साथ में डिस्कस किया था हम लोगों ने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जिसमें देखा था कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का जो ग्राफ होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल होता जाता है। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा, अगला टॉपिक होगा दैट इज रेडियो एक्टिविटी, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा डीके देखेंगे। साथ में बीटा डीके देखने के साथ हम लोग न्यूट्रिनो के बारे में बात करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो इन जनरल हम लोगों को पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उनके अंदर जो ओवरऑल फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स, वो अट्रैक्टिव होता है, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हो या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो। लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स होता है, जिसको ओवरकम कर लेता है अगर न्यूक्लियर फोर्स तो स्टेबल रहता है न्यूक्लियस, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं रहता। तो उसी के बारे में बात की जाती है। इन स्टेबल न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज एनकाउंटर्ड काउंटर बैलेंस्ड बाई शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड द न्यूक्लियस बिकम स्टेबल। जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है अगर उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस ओवरकम कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को। बट द फोर्सेस बीइंग बैलेंस्ड मेनी न्यूक्लाइड्स आर अनस्टेबल। इनमें कुछ होते हैं न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल रह जाते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर साइज और द लिमिटेड रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो काफी कम होती है, लेकिन उससे बड़ा जब न्यूक्लियस बनने लगता है तो वहां पर उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियर फोर्स का वो कम होने लगता है, जिससे कि रिपल्सिव फोर्सेस की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होने लगते हैं। ड्यू टू स्लाइट इम्बैलेंस इन स्मॉल साइज्ड न्यूक्लाइड्स, these nuclides spontaneously disintegrate into other nuclides। कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे दूसरे में डिके होना शुरू हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। द फिनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन जो होता है ये कंटिन्यूअस फिनोमेना, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है स्टेबिलिटी के लिए, उसी को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर याद रख सकते हैं कि फॉर स्टेबिलिटी of nucleus n by p ratio as responsible, n by p रेशियो रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर बात किया जाए कि n by p रेशियो की वैल्यू अगर जितनी स्टेबिलिटी की वैल्यू है उतनी है तो स्टेबल रहेगा, अगर नहीं है तो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, और इसी n by p रेशियो को मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर डिसइंटीग्रेट होते हैं। इसी फिनोमेनन को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर नहीं पता है तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फटाफट देख लो। जनरली हम लोगों ने देखा था कि ये होता है हमारे पास, वैसे इतना बड़ा नहीं, इतना मान लेते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, जूम करके बना लिया है। इसमें यहां पर एक प्रोटॉन है, ठीक है, यहां पर एक न्यूट्रॉन है और यहां पर एक न्यूट्रॉन है, साथ में यहां पर एक प्रोटॉन है। ये एग्जांपल पहले भी लिया था, याद होगा। इसमें ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगाता है जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बट ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है अट्रैक्शन का, ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाता है, ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाता है। तो ये मान लेते हैं Fn1 है, ये है Fn2 और ये है Fn3। तो यहां पर क्या होता है कि जो F न्यूक्लियर होता है नेट वो लिखा जाता है Fn1 Fn2 प्लस Fn3, और इसी को बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं रहेगा। और अगर इसका साइज बढ़ने लगता है, फिर से सुनो, अगर इसका साइज बढ़ने लगता तो उस केस में क्या होता है, F न्यूक्लियर जो होता है वो लिखा था 1 by r raised to the power some हायर पावर होती हैं। तो जैसे जैसे यहां पर R की वैल्यू बढ़ेगी, न्यूक्लियस का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, तो जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी बहुत तेजी से F की वैल्यू कम होगी, और बहुत तेजी से अगर F की वैल्यू कम होगी न्यूक्लियर फोर्स वीक पड़ जाएगा, और यहां पर डोमिनेटिंग जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और अगर ये डोमिनेटिंग हो गया तो उस केस में न्यूक्लियस जो होगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो फॉर
लार्ज न्यूक्लियाई, लार्ज साइज्ड न्यूक्लियाई क्या होता है, जो F न्यूक्लियर होता है वो कम हो जाता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इन दैट केस जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल निकलते हैं, उनके बारे में बात करनी है। तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहां पर कि जो पार्टिकल निकलेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। व्हेन एन अनस्टेबल और रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस का मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं होगा तो वो साइमल्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर अलग अलग पार्टिकल निकलेंगे। तो क्या है, व्हेन अनस्टेबल और रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली सर्टेन काइंड्स ऑफ पार्टिकल और हाई एनर्जी फोटॉन्स आर रिलीज। सर्टेन काइंड ऑफ पार्टिकल निकलते हैं या फिर फोटोन निकलते हैं। फोटोन आगे पता चल जाएगा कि आप फोटोन हम किनको कह रहे हैं। दीज पार्टिकल्स एंड फोटोन आर कलेक्टिवली कॉल्ड रेज। इनको क्या कहा जाता है, रेज कहा जाता है। और ये कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। इनको बोला जाता है हाईली एनर्जेटिक फोटोन। इनको क्या बोला जाता है, हाईली एनर्जेटिक फोटोन होते हैं। ठीक, अल्फा रेज आर लीस्ट पेनेट्रेटिंग। अल्फा रेज जो होती है वो लीस्ट पेनेट्रेटिंग होती है। लीस्ट पेनेट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, इनके पास एनर्जी कम होती है, वो केवल 0.01 mm की सीट को, लेड की सीट को ही पार कर सकती हैं। While beta penetrate led to the much greater distance, that is 0.1 millimeter. ठीक है, और gamma ray is the most penetrating and can pass through the appreciable thickness, that is 100 millimeter of lead. ठीक है, तो ये पता चल गया कि पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग अगर हम इन रेज को डिवाइड करें तो बता सकते हैं गामा सबसे ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर गामा की सबसे ज्यादा होती है, बीटा की उससे कम होती है और अल्फा की सबसे कम होती है। एनर्जी के वाइज बात करें, एनर्जी वाइज तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। ठीक, फिर आगे देखो, द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस दीज रेज मस्ट ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, दीज लॉज आर कॉल्ड कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, कंजर्वेशन लॉज के बारे में हम लोग जानते हैं, इनको ओबे करना चाहिए बिकॉज ईच ऑफ देम डील्स विद द प्रॉपर्टी सच दैट मास, ये मास के साथ डील करेंगे, एनर्जी के साथ डील करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ डील करेंगे, लीनियर मोमेंटम के साथ डील करेंगे और यहां पर ये एंगुलर मोमेंटम के साथ भी डील करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास लेकर चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन होगा दोनों साइड, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। ठीक है, इसके साथ एक नया लॉ यहां पर यूज किया जाएगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर, दैट इज ए। जो भी यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन होंगे बिफोर इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन दोनों सेम रहेंगे। In all radioactive decay process, it has been observed that the number of nucleon present before the decay is equal to the number of nucleon after the decay. Decay जब हो रहा उससे पहले number of nucleon और decay हो गया उसके बाद number of nucleon का number अगर same रहता है, that means हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर conservation of number of nucleon भी रहने वाला है। तो यहां पर जो basic laws हैं वो यहां पर चलेंगे। इन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टाइम टाइम पर हमें कुछ डिफरेंट पार्टिकल भी निकालने पड़ेंगे जिनकी एनर्जी कुछ लिखी जाएगी, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं रेडियोएक्टिव के लिए जो ये तीनों पार्टिकल निकल रहे हैं या तीनों रेज जो निकल रही हैं इनको कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या किया गया, यहां पर एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया गया, लेड का सिलेंडर लिया गया, उसके अंदर एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा गया। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो साइमल्टेनियसली अल्फा बीटा गामा रेज को एमिट करते रहते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंस ऐसा कर सकते हैं उन्हीं को बोला जाता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ठीक, तो यहां पर एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा गया है लेड सिलेंडर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लगा है इनटू द पेपर यहां पर, और यहां पर इवैक्यूएटेड चैम्बर है। यहां सामने की बात करें तो सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी है कि इसके ऊपर जो भी पार्टिकल जाएगा उसको हम साइमल्टेनियसली बता सकते हैं कि कौन कहां है। तो सुनो, मान लेते हैं कि हम बात करते हैं अल्फा बीटा गामा 3 तरह के निकल रहे हैं, तो अगर यहां से चलेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा है बी, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है चार्ज के ऊपर एफ वेक्टर इज इक्वल टू में क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा फोर्स लगाता है। ठीक, तो यहां से जो ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इधर चले गए अल्फा पार्टिकल इधर चले गए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल अगर इधर गए तो ऐसा समझो ये जा रहे थे इधर, v इधर था,
बी अंदर की तरफ था, फोर्स ऊपर की तरफ लगा, इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल यहां से कैसे निकल के आए, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये कैसे हो गए, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए। ठीक है, दूसरा अगर बात करें बीटा के बारे में, तो बीटा नीचे की तरफ गए, इसका मतलब जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था वो नीचे, तो अगर पॉजिटिव के ऊपर ऊपर फोर्स लगेगा तो नेगेटिव के ऊपर नीचे लगेगा। तो यहां से पता चला कि जो बीटा माइनस है वो कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज हैं, निगेटिवली चार्ज रेज हैं या पार्टिकल है बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में कुछ ऐसे थे जो विदाउट डेविएट हुए आगे चले गए, इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू जीरो थी, मैग्नेटिक फोर्स जीरो उनके ऊपर लगा। तो यहां पर बोल सकते हैं कि जो ये गामा रेज हैं, गामा रेज हैं, ये जो गामा रेज हैं वो कैसी थी, वो न्यूट्रल थी। तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट था जिससे ये पता चला कि इनके ऊपर चार्जेस कितने कितने होता है। ठीक है, किस पर पॉजिटिव होता है, किस पर नेगेटिव होता है और किस पे न्यूट्रल रहता है, मतलब कौन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, कौन पॉजिटिवली और कौन नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है, याद रखेंगे इसे। अब आओ एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। अल्फा रेस के बारे में बात करेंगे, ये अल्फा डीके क्या होता है। तो अगर कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अल्फा रेस को साइमल्टेनियसली एमिट कर रहा है तो हम कहेंगे वो अल्फा डीके कर रहा है। लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि ये कब हम पहचान पाएंगे कि अल्फा डीके होगा कब नहीं होगा। तो वैसे इसके लिए लास्ट में टेबल दे रखी है, पढ़ेंगे वहां पर, लेकिन अभी के लिए याद रखिए जो मैसिव पार्टिकल होते हैं या कह सकते हैं जो मैसिव न्यूक्लियाई होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बीटा मतलब अल्फा डीके करवाते हैं अपने अंदर से, या कह सकते हो अल्फा पार्टिकल को एमिट करते हैं। कैसे, आओ देखो। When a nucleus disintegrates and produces alpha rays, it is said to undergoes alpha decay and alpha particle can be ejected as a unit निकलता है from a more massive unstable, more massive मतलब जिनका मास ज्यादा होता है उन अनस्टेबल न्यूक्लियस से ये निकलता है। ठीक है, remaining after, ठीक है, in alpha decay the original nucleus एज पेरेंट न्यूक्लियस, जो ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है उसको पेरेंट न्यूक्लियस बोला जाता है, एंड द न्यूक्लियस रिमेनिंग आफ्टर डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस, जो बाद में बचता है उसको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पर देखो द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर डिफरेंट, जो भी पेरेंट और न्यूक्लियाई बनेगा डॉटर न्यूक्लियाई वो दोनों तो डिफरेंट हो गए। इसका मतलब एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया व्हाइल एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जब एमिट किया जा रहा था तो उस समय पर एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, और अगर ऐसा हुआ तो उस केस में क्या होगा, एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने को बोला जाता है ट्रांसम्यूटेशन। तो एक न्यूक्लियाई जब दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो बोलेंगे उसे ट्रांसम्यूटेशन। आओ एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एटम है, एक्स एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और इसका एटॉमिक मास ए है। ठीक है, ये जाता है अल्फा डीके में, अल्फा डीके में जाता है तो ये बन जाता है, सपोज यहां कहीं पर इसने नया न्यूक्लियस बना लिया, वाई बन गया, और यहां पर साथ में अल्फा पार्टिकल निकाला, इसने अल्फा पार्टिकल निकाला। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल निकालेगा तो उस केस में क्या होगा, जो यहां अल्फा पार्टिकल का सिंबल लिया जाता है वो लिया जाता है 2He4। ठीक है, ये 2 क्या डिनोट करता है, 2 डिनोट करता है इसके ऊपर चार्ज इज इक्वल टू में +2 टाइम्स E होता है। ठीक है, और ये डिनोट करता है मास को। तो यहां पर अगर मास की बात करेंगे आप तो कहेंगे 4 AMU मास है इसका। ठीक है, वो यूनिट मास में लिखी जाती, पहले दिन ही बताया था जब न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हुई थी। तो ये अल्फा पार्टिकल है, ये वाई बनेगा। अब सुनना ध्यान से, अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहां पर देखो, यहां पर इतनी बड़ी थियरी पढ़ी, उसमें ये पता चला कि न्यूक्लियन बिफोर डीके और आफ्टर डीके सेम रहेंगे। तो यहां पर ए है तो वहां पर भी ए रहने चाहिए। तो अगर ये 4 हो गया तो यहां पर हो जाएगा A-4, देखो ए हो गए, और यहां पर नंबर जो Z बनेगा वो भी सेम रखना है। तो यहां पर 2 है, यहां पर Z लिखा गया तो इसका मतलब Z-2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उस केस में क्या होगा, उसका न्यूक्लियर जो कि एटॉमिक नंबर होगा वो 2 से कम हो जाएगा, उसका एटॉमिक वेट जो होगा वो 4 से कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, यहां बीटा है, यहीं पर लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यूरेनियम 92-238 है। ठीक है, इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बदल रहा है और ये अल्फा डीके कर रहा है तो 2He4 ये अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल निकालेगा तो यहां पर बन जाएगा 90, एक मिनट 90, और यहां पर क्या बन जाएगा, तो 4 इधर चला गया तो 234 बनेगा, 234 बनेगा। तो ये जो न्यूक्लियस बनता है वो थोरियम का न्यूक्लियस होता है। तो यहां पर जो न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा है डीके में इसको बोला जाता है पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट
न्यूक्लियस, और ये क्या होता है, ये होता है डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक एग्जांपल हो गया कि जब भी कभी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो वो मैसिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे निकलेगा, और जब ये निकलेगा तो उसमें जेड में 2 की कमी आ जाएगी और उसका एटॉमिक मास जो होगा वो 4 से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, ये इतना याद रखना है। ठीक है, आगे आओ बात करते हैं बीटा डीके क्या होता है। तो बीटा डीके बेसिकली 2 तरह का होता है। बीटा डीके 2 तरह का होता है, एक होता है प्लस का बीटा डीके और एक होता है माइनस का बीटा डीके। प्लस का बीटा डीके होता है तो हम कहते हैं यहां पर एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन हो रहा है, लिख देते हैं एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन हो रहा है। और जब माइनस निकलता है तो हम कहते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन डिनोट करता है बीटा डीके को। इनको सिंबल के फॉर्म में कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसको लिखते हैं 0e+1 या फिर इसको ऐसे लिखते हैं +1e0 और इस वाले को लिखा जाता है -1e0। ये माइनस बीटा डीके को डिनोट करता है। अभी होते कैसे हैं, अभी सबके बारे में बात करेंगे। इधर देखो, द बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज। ठीक, इससे पता चला कि इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव भी होती हैं। When a radioactive nucleus undergoes beta decay, the daughter nucleus has the same number of nucleons as the present nucleus, but the atomic number is changed by 1. 1 से चेंज हो जाता है। तो 1 से चेंज होता है तो कैसे कैसे हो सकता है, तो हम बात करते हैं बीटा प्लस डीके के बारे में। बीटा प्लस डीके के बारे में अगर हम बात करें तो उस केस में रिएक्शन क्या लिखी जा सकती है, बताएंगे यहां से कि बीटा डीके होगा तो मान लेते हैं एक्स ये न्यूक्लियस है, ये जेड है और ये ए है। तो उस केस में क्या होगा, यहां पर मान लेते हैं वाई बनता है और ये जेड रहता है, ये ए रहता है और यहां पर निकलता है बीटा। अगर प्लस निकलता है, 1 मिनट, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा लिख देते हैं बीटा। ठीक, तो अगर यहां पर बीटा माइनस निकलता है, -1b0 निकलता है, तो -1b0 निकलेगा तो यहां पर 1 कम हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट 1 कम क्यों हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 बढ़ जाएगा तो यहां पर ये हो जाएगा -1b0। तो जब बीटा डीके प्लस का हो रहा होगा, प्लस का बीटा डीके है तो प्लस का है तो यहां पर ऐसे लिख दो, प्लस का बीटा डीके होगा तो Z-1 हो जाएगा, यहां पर Z+1 हो जाएगा और ये ऐसा बन गया। ठीक है, दूसरी बात, 1 मिनट, इसको ही बदल लो, हर बार क्या मतलब बार बार लिखने का, इसको ऐसे लिख देते हैं। जब बीटा डीके होगा तो बीटा डीके होने का मतलब कौन निकलेगा इसमें, तो ये निकलेगा +1e0, ये निकलेगा। तो +1e0 का मतलब क्या है, ये Z जो होगा 1 से कम हो जाएगा और मान लेते हैं ये Y में कन्वर्ट हो गया और इसके A पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा हुआ। अगर यही मान लेते हैं बीटा माइनस डीके की बात कर लेते हैं, तो बीटा माइनस डीके की अगर बात करेंगे आप तो कहेंगे यहां पर X होगा, यहां पर Z लिखा जाएगा, ये A होगा। और अगर इसमें से बीटा माइनस डीके हो रहा है तो -1b0 या E0 लिख सकते हैं, E0 लिखेंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसका Z 1 से बढ़ जाएगा, ये Y बन जाएगा और इसका A वही रहेगा जो पहले था। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो वही रहते हैं, मतलब A तो सेम रहता है। देखो लिखा है डॉटर न्यूक्लियस हैज द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मतलब A की वैल्यू सेम होती है एज द प्रेजेंट न्यूक्लियस। ठीक है, पहले जो न्यूक्लियस था उसके, बट द एटॉमिक नंबर इज चेंज्ड बाय 1। उन्होंने 1 लिखा है, ऐसा नहीं कहा है 1 से बढ़ेगा या 1 से कम होगा। अगर बीटा प्लस डीके होता है तो 1 से कम हो जाएगा, बीटा माइनस डीके होता है तो वो 1 से बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात है, इसको अगर हम यहां से देख सकते हैं, अगर देखें इन जनरल तो ये बता सकते हैं कि जैसे ही बीटा माइनस निकलेगा या बीटा प्लस निकलेगा, इसकी वजह से कुछ एनर्जी जो यहां पर निकलती, जैसे एनर्जी यहां पर निकलेगी, यहां पर एनर्जी निकलेगी, कुछ क्यों होगी एनर्जी, यहां पर क्यों वैल्यू निकलेगी, ये एनर्जी है, एनर्जी है। इस एनर्जी की वैल्यू निकालें हम
और इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करें। तो इस एनर्जी को निकालो, बैलेंस करो इसे। तो अगर हम बात करें कि जनरली, अभी इसको आगे हम लोग सही करेंगे, अभी लिख लेते हैं जनरली जो होगा, तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों की एनर्जी, जैसे यहां पर है ये निकलेगा इसकी एनर्जी और प्लस में इसकी एनर्जी जो होगी वो हम क्यू वैल्यू के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई न्यूक्लियस है एक्स, ठीक है, ये जनरली अगर मान लेते हैं वाई में टूटता है या कह सकते हैं वाई में कन्वर्ट होता है, तो उसमें जो इधर की साइड की मास है और इधर का साइड का मास है, उसकी वजह से जो यहां पर क्यू वैल्यू निकल के आती है, एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है, वो ओवरऑल वैल्यू उतनी नहीं होती। मतलब ये वैल्यू जो टोटल एनर्जी होती है उससे कम निकल के आती। इसका मतलब कोई और पार्टिकल भी होता है जो इसके साथ निकलता है, तो उसको हम पिक्चर में लेकर के आते हैं, उसका नाम होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कैसे आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे यहां पर है क्वेश्चन में वही बात, तो फिर आओ पढ़ ही लेते हैं क्या होता है। अगली हेडिंग लिख दो के कैप्चर। अल्फा बीटा हो गया, अब यहां पर हम लिख देते हैं के कैप्चर। के कैप्चर का मतलब क्या होता है? के कैप्चर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये यहां पर आया, न्यूक्लियस के अंदर कूद गया, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन है -1 E0 और 1 P1, यहां पर एक प्रोटॉन है, ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट होगा तो 0N1 में कन्वर्ट होगा। अगर हम देखें इफेक्टिवली रिएक्शन की बात करें, इफेक्टिवली अगर हम रिएक्शन की बात करें तो कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, तो उसमें इन जनरल वैसी नहीं होगी, पर हम यहां पर बैलेंस करने के लिए लिख सकते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस में गया, उसने प्रोटॉन के साथ कोलैप्स किया, जिसकी वजह से एक न्यूट्रॉन बना, और जैसे न्यूट्रॉन बनेगा तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी और हम कहेंगे न्यूक्लियस स्टेबलाइज हो जाएगा, न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत यह है कि जब ये यहां से यहां पर कूदेगा तो उस केस में यहां से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये पहली सेल से निकल करके यहां पर आया है, उस इलेक्ट्रॉन के यहां पर आने से क्या हो सकता है, ये कब हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं ये एमिशन या के कैप्चर कब होता है। तो के कैप्चर जनरली होता है कि जो ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, या कह सकते हो N/P रेशियो लेस होता है, less than the required value for stability, जिनमें हमें N/P रेशियो देखने को मिलता है स्टेबिलिटी रेशियो से कम, तो उस केस में क्या होता है, इन पार्टिकल के साथ कुछ और भी पार्टिकल देखने को मिलते हैं या कुछ और भी पार्टिकल निकलते हैं। जैसे यहां पर ये निकल रहे हैं सारे पार्टिकल, तो यहां पर अगर टोटल एनर्जी लिखी जाए तो क्यू वैल्यू जो आती है, टोटल एनर्जी जो आती है वो क्यू के बराबर होनी चाहिए, बट उस केस में क्या होता है, टोटल वैल्यू जो होती है वो क्यू के बराबर नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी बीटा डिके होता है तो बीटा डिके के साथ एक और पार्टिकल निकलता है, वो पाउली की हाइपोथेसिस से निकल के आता है। पाउली की हाइपोथेसिस ये कहती है कि यहां पर जो स्पिन बैलेंस नहीं है, उन स्पिन को बैलेंस करने के लिए एक अलग पार्टिकल लिया जाता है जिसको बोला जाता है न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो लिया जाता है, जो इस रिएक्शन को बैलेंस कर देता है और एनर्जी भी बैलेंस हो जाती है। तो आओ उसके बारे में इधर बात करते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं, कि सपोज हमारे पास कोई एक्स एटम है, ठीक है, ये एक्स एटम टूटता है, एक वाई एटम बनाता है जिसके पास इधर मोमेंटम होगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसके पास इधर मोमेंटम होगा। इनिशियली मोमेंटम 0, तो बाद में 0 करने के लिए ऐसा होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा के वाई, एनर्जी ऑफ वाई, और यहां पर के ई होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से लिखा जाता है के ई प्लस के वाई, जो लिखा जाएगा वो क्यों के बराबर नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और साथ में जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसकी एनर्जी दोनों आपस में बराबर नहीं होते। और दूसरी बात यह है, पहला पॉइंट ये हो गया एग्जाम्पल का। दूसरा पॉइंट ये होता है देखने लायक कि उसमें अगर ये इधर जा रहा है, ये एक्स पार्टिकल है, टूटा, तो इलेक्ट्रॉन इधर अगर जा रहा है तो वो जो के पार्टिकल होता है, या कह सकते हो जो वाई होता है, वाई का न्यूक्लियस सीधे ना जाकर के इधर जाता है। अब पता नहीं क्यों जाता है, उस समय तक कोई अंदाजा नहीं था,
तीसरा पॉइंट यह हो सकता है कि यहां पर जो एनर्जी लिखी जाएगी, ये एनर्जी तो देखो बैलेंस नहीं है, साथ में यहां पर क्या होगा, मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है, मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। मोमेंटम कंजर्व नहीं है इसका मतलब एक एग्जांपल लेकर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए 0n1 हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये टूटता है, बनाता है -1e0 और साथ में बनाता है, ये बनाता है +1 और साथ में क्या बनाएगा, ये ठीक है प्रोटॉन बनाएगा, तो P1 बनाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो अगर यहां पर न्यूट्रॉन है और ये रिएक्शन इफेक्टिवली हो रही है, हमने जस्ट एग्जांपल की बात की है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये जो अभी हो रहा था कि कैप्चर हुआ या फिर यहां पर हुआ बीटा डिके हो रहा था, इनमें सब में बैलेंस नहीं है, रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है एनर्जी वाइज, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां पर अलग पार्टिकल की अजम्पशन ली जा रही है, उसी के लिए है। तो इनका मोमेंटम अगर लिखेंगे तो +-1/2 h/2π ये लिखा जाएगा। ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं। इसका भी लिखेंगे आप तो +-1/2 यहां पर h/2π लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले का लिखेंगे तो भी +-1/2 यहां पर h/2π लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तब आती है जब हम इनके दोनों साइड के मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम स्पिन जो है, ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कि दोनों प्लस हैं, तो अगर दोनों प्लस होंगे तो आधा आधा एक होगा, तो बन जाएगा h/2π, तो +-h/2π बन सकता है, ठीक है। दोनों नेगेटिव हैं तो +-h/2π बन जाएगा, और अगर एक प्लस एक माइनस तो उस केस में 0 बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड का स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। लेफ्ट साइड में क्या हो सकता है, लेफ्ट साइड में हमारे पास प्लस या तो -1/2, यहां पर h या 1/2 को छोड़ो, यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं h/4π बन रहा है। अब इधर का स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम और इस साइड का स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों इक्वल नहीं है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों साइड के बराबर नहीं है यहां पर जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए पाउली ने एक हाइपोथेसिस दी, वो अब बात करते हैं। पाउलीज हाइपोथेसिस क्या कहती, पाउलीज हाइपोथेसिस ये बताती है कि जब भी कभी हम बीटा एमिशन करवाते हैं, बीटा डिके होता है, तो बीटा डिके होगा तो उस केस में यहां पर एक तो न्यूट्रिनो निकलता है, एक निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो निकलता है इलेक्ट्रॉन के साथ और न्यूट्रिनो निकलता है प्रोटॉन के साथ, या फिर पॉजिट्रॉन बोलो, पॉजिट्रॉन के साथ। ये कैसे निकलते हैं, आओ देखो। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर x है, z है, ये a है, ये गया बीटा डिके में जाएगा तो यहां y बन गया, मान लेते z-1 a बन गया। तो अगर यहां पर z-1 बना तो यहां पर +1 बनेगा और यहां पर बन जाएगा E0, ठीक है, बढ़िया। तो अगर ये +E0 बनेगा तो, और दूसरा एक एग्जांपल ही तो ले रहे हैं, दूसरा एक लिखो xza, यहां पर लिख सकते हैं z-+1 ya लिख सकते हैं, और प्लस यहां पर -1e0 लिख सकते हैं, जो यहां पर शुरुआत में देखो लिखा गया था। यहां वो बात करते हैं फिर से दोबारा से। तो इलेक्ट्रॉन के साथ कौन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकल रहा है, ये पाउली की हाइपोथेसिस थी, ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, लिख दो, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, यहां पर पॉजिट्रॉन निकला तो इसके साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक। अब इनके कुछ पॉइंट्स थे जो बताए गए, वो याद रखने हैं आपको। पहला पॉइंट याद रखना है कि ये मासलेस है, जैसे फोटोन होता है, फोटोन की तरह मासलेस होते हैं, ठीक है। इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम +-1/2 इंटू h/2π होता है, ठीक है। और साथ में इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होता है,
मासलेस होते हैं, चार्जलेस होते हैं। वैसे मास होता है पर उतना नहीं होता जितना हम कंसीडर करें, इसीलिए इनको मासलेस भी बोल दिया जाता है, चार्जलेस भी बोल दिया जाता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है हाफ ऑफ h/2π लिखा जाता है। ये बताता है पाउलीज हाइपोथेसिस, ये हमें बताती पाउलीज हाइपोथेसिस, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि यहां पर जब भी बीटा डिके होगा तो उस केस में क्या होगा, जो भी बीटा डिके से पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके साथ में कुछ और पार्टिकल भी निकलेंगे जिनकी एनर्जी, जो भी एनर्जी होती है उनके पास भी जाती है, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी जो होती है वो क्यू वैल्यू के बराबर नहीं आती। ठीक है, चलो ठीक है, ये बीटा डिके हो गया, के कैप्चर हो गया, पाउली की हाइपोथेसिस हो गई। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द क्यू वैल्यू इन द फॉलोइंग डिकेज। ठीक है, फॉलोइंग डिके में देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकला तो एंटी न्यूट्रिनो निकला है। अब देखो कह रहे हैं कि इसमें क्यू वैल्यू बतानी है हमें, तो इसकी क्यू वैल्यू बताएंगे तो हम इसको तो मासलेस लेके चलते हैं ना, हाँ मासलेस लेके चलते हैं, मासलेस लेके चलते हैं। तो अगर ये मासलेस हुआ तो उस केस में हम इन सबके मास लिखेंगे, तो इन सबके मास जो होंगे वो आएंगे क्या, और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसका भी कुछ ज्यादा मास होता नहीं, तो फिर हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं, फ्लोरीन का मास और ऑक्सीजन का मास। तो इसका मास हो जाएगा 19.003576 U, और साथ में दूसरे वाले को हम लिख लेते हैं। तो दूसरे वाले को मास में क्या लिखा गया है, ये हो गया ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का हो जाएगा 18.99843 U। ये हमारे पास है शुरुआत का मास और ये है बाद का मास। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करवा लें, अगर इन दोनों को माइनस करवा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आएगा। और डेल्टा एम कितना होगा, एक मिनट रुको देखो क्या आता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 19.003576 माइनस 18.998403, ये वैल्यू आ जाएगी 0.005173 U, या कह सकते हो AMU, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। डेल्टा एम आ गया। फिर कह रहे डेल्टा एम आया तो उस केस में यहां पर जो क्यू वैल्यू निकल के आएगी जो इसके साथ ऐड की जाएगी, तो क्यू वैल्यू क्या होती है, क्यू वैल्यू होती है डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू में 931 AMU में दिया गया है। तो इस वैल्यू को अगर हम 931 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4.816063। यहां पर क्या होगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, पहला हो गया। दूसरे वाले केस में भी बात कर रहे हैं कि निकालो, तो दूसरे वाले में कितना आएगा, मास को पहले माइनस करवा लेते हैं। तो एल्यूमिनियम का मास कितना दिया गया है, 24.99432, उसको पॉइंट को एक ही जगह पर कंसीडर करना। मैग्नीशियम का क्या दिया गया है, 24.98539, ये वैल्यू आएगी। इस वाले रिएक्शन का जो डेल्टा एम होगा वो निकल के आएगा माइनस 0.008481 U। ठीक है, तो यहां से जो एनर्जी निकल के आएगी, या कह सकते हैं आप क्यू वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करा देते 931 से, तो ये वैल्यू आएगी 7.895811, इतनी एनर्जी निकल के आ रही होगी। ठीक है, तो इस वाले की एनर्जी कितनी है, 7 पॉइंट समथिंग आ रही है, उसमें क्या आ रहा 3.2। यहां पर एल्यूमिनियम के मास में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, जितना भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर डेल्टा एम की वैल्यू इतनी आएगी, क्यू वैल्यू इतनी आएगी, इसको एक बार सही कर लेना। ठीक, न्यूट्रिनो के बारे में अब हमें बात करनी है कि न्यूट्रिनो के बारे में हम अभी तो बात कर रहे थे कि कैसे निकलेंगे, हाइपोथेसिस क्या होगी, ये सब आएगा। अब इसके बारे में और कुछ बातें करनी है हमें, और कुछ बातें कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये आया कब, तो बताएंगे यहां पर पाउलीज हाइपोथेसिस, पाउलीज हाइपोथेसिस, पाउलीज हाइपोथेसिस से निकल के आया। और इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रिनो, ऐसे लिख सकते हैं, एंटी न्यूट्रिनो किसके साथ निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो का, या ऐसे लिख देते हैं पूरी सेंटेंस में, एमिशन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एज along with -1 is 0, that means इलेक्ट्रॉन, और एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो
न्यूट्रिनो एज along with +1 E0 दैट मीन्स पॉजिट्रॉन। तो जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो उस केस में यहां पर न्यूट्रिनो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। अब दोनों की स्पिन डिफरेंट होती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक। और साथ में यहां पर बात कर लेते हैं आगे कि ये मासलेस होते हैं या वेरी लेस मास, बहुत कम मास होता है तो उसको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक। साथ में अगर बात करें चार्ज, तो चार्जलेस होते हैं, लाइक फोटोन। जो भी लिखा है वही सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे जा रहे हैं, फोटोन, ठीक है, लाइक फोटोन। और इससे रिलेटेड और कौन कौन से पॉइंट्स हैं याद रखने हैं, तो इतना याद रखना है। हाँ, न्यूट्रिनो को दिखाया कैसे जाता है, इधर लिख देते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। पहले न्यूट्रिनो को लिख लो, न्यूट्रिनो को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू से। और एंटी न्यूट्रिनो को न्यू के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास न्यूट्रिनो के बारे में सारे पॉइंट्स जो अब तक हम लोगों ने किए वो सारे यहां पर लिख लिए। इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी है, याद होगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी होती है, इधर ग्राफ है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है के मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी इधर मिनिमम आती है। और ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आती है, इधर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए है, बीटा डीके के लिए है। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन जो निकलते हैं उनका नंबर है, और ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। इस ग्राफ से पता लग रहा है कि लास्ट में ये कभी भी जीरो नहीं होता, मतलब कोई भी न्यूट्रॉन ऐसा नहीं निकलता जिसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। तो इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। पाउली की हाइपोथेसिस क्या कहती है, ये बताती है कि जब भी कभी बीटा डीके होता है तो बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन के साथ में न्यूट्रिनो का एमिशन होता है, जिससे कि एनर्जी की इक्वेशन बैलेंस की जाती है, ठीक। न्यूट्रिनो के बारे में यहां पर कुछ पॉइंट्स और भी लिखे गए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिनो है जीरो इलेक्ट्रिकल चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज इट इंटरैक्ट्स वेरी वीकली विद मैटर। कह रहे हैं कि इसका मास जीरो इसलिए भी लिया जाता है कि ये डिफिकल्ट होता है, कि जब ये मास के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसका जो इंटरैक्शन होता है उसकी स्टडी बहुत मुश्किल होती है। फिर साथ में देखो जीरो इलेक्ट्रिक चार्ज, मास एज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट प्रोबेबली नॉट जीरो। Recent experiment suggests that the neutrino definitely has mass, but the value is uncertain, perhaps less than 1 eV by c square, इतने के करीब वैल्यू होती है, तो वैल्यू बहुत कम है। स्पिन जो होता है प्लस हाफ लिखा जाता है, तो प्लस में हाफ ऑफ h/2 पाई और माइनस में हाफ ऑफ h/2 पाई, ठीक है। वेरी वीक इंटरैक्शन विद मैटर मेकिंग अ क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, जिसकी वजह से जो इनका मास होता है वो बहुत कम होता है, या कह सकते हो मैटर के साथ ये वीकली जो इंटरैक्ट करते हैं, इसकी वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हाइपोथेसिस में आते हैं, काम में लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन बैलेंस होती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमारे पास है गामा डीके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, द न्यूक्लियस 10Ne23 डीके बाय बीटा एमिशन, ठीक है, बीटा माइनस एमिशन हो रहा है, तो रिएक्शन लिखो पहले, Ne यहां पर 10 होगा और यहां पर 23 है, ठीक है। और बीटा माइनस का डिके होता है, मतलब -1E0 निकल रहा है, और -1E0 निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा यहां पर, और यहां पर क्या होगा, ये 1 से कम हुआ है, 1 से कम हुआ मतलब 1 से बढ़ेगा, तो 9 का हो जाएगा 11, 11 होता है सोडियम, और ये हो जाएगा 23। रिएक्शन लिखना आना चाहिए, जैसे बोले वैसे रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक। Write down beta decay equation and determine the maximum kinetic energy of electron emitted from the following data। कह रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है इलेक्ट्रॉन की, इसकी जो है के मैक्सिमम बतानी है। एक बात बताओ हमें, के मैक्सिमम इसकी कब होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी कुछ होगी, क्योंकि है एनर्जी, और इसके पास भी एनर्जी होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो टोटल एनर्जी होती क्यों वैल्यू से कम होती, क्योंकि न्यूट्रिनो के पास भी कुछ एनर्जी जाती है या एंटी न्यूट्रिनो के पास कुछ एनर्जी जाती है। लेकिन यहां पर के को मैक्सिमम करना है, के को मैक्सिमम करना है, मतलब इनकी जो एनर्जी है
वो क्या हो जाएगी, 0 लेकर के चलेंगे। तो उस केस में यहां पर के ई अगर मैक्स लिखेंगे आप तो वो लिखा जाएगा डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, या फिर आप डेल्टा एन इन AMU 931 यहां पर MEV लिख सकते हैं। मास डिफेक्ट बोलो कितना आएगा, तो मास डिफेक्ट कितना बन रहा है, इधर का मास बन जाएगा 22.99446 माइनस उधर क्या है 22.989770, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.00469 इंटू में 931 MEV। अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 931 से, तो ये निकल के आएगा 4.36639 MEV। तो ये हमारे पास के ई मैक्सिमम निकल के आएगी जब न्यूट्रिनो के पास कोई एनर्जी ना हो, तब ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो भी हमें आने चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन लगाना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना थियरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मास इक्वेशन लगानी है, मास एनर्जी इक्वेशन, उसको सॉल्व कर देना है, रिजल्ट मिल जाएगा हमें, बाकी और कुछ करना नहीं, बट रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक, आओ गामा डीके के बारे में बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ो पहले। वेरी ऑफन, ठीक है, न्यूक्लियस दैट अंडरगोज रेडियोएक्टिव डीके इज लेफ्ट इन एन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ठीक है, द न्यूक्लियस कैन देन अंडरगोज अ सेकेंड डीके टू अलाउ एनर्जी स्टेट्स perhaps to the ground state by emitting one or more high energy photons। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू द एमिशन ऑफ लाइट बाय एन एटम। जैसे एमिशन ऑफ लाइट होता है किसी भी एनर्जी स्टेट से, अगर n इज इक्वल टू 2 में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां पर बार्मर सीरीज मिलती है, जो जिसके 4 वेवलेंथ जो होते हैं, मिनिमम 4 वेवलेंथ, वो विजिबल रीजन में लाई करती हैं, और विजिबल रीजन में लाई करती हैं, जिसकी वजह से हम बताते हैं कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के, वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से आती है। तो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस होता है गामा डीके का, तो वो सिमिलर होता है इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है एटम के अंदर, लाइट का जो निकलती है, या कह सकते हो लाइट का जो एमिशन होता है उसके बिल्कुल सिमिलर होता है। एंड एटम एमिट रेडिएशन टू रिलीज सम एक्स्ट्रा एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हायर, यहां पर लिख लेना हायर एनर्जी टू अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वहां पर कुछ फोटोन निकलते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इन्हीं फोटोन को बोला जाता है गामा रेज। लाइकवाइज द न्यूक्लियस uses essentially the same method to release any extra energy it may have following a decay or some other nuclear event। कह रहे हैं कि ये डीके के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर सकता है या फिर न्यूक्लियर इवेंट भी कोई और करवा सकता है। तो दो क्या है, फोटोन एमिटेड इन सच अ डी एक्साइटेशन प्रोसेस। इस डी एक्साइटेशन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है आर कॉल्ड गामा रेज। ये गामा रेज होती हैं, हाई एनर्जी वाली होती हैं, रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो होती है उनकी एनर्जी से काफी ज्यादा इनकी एनर्जी होती है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज न्यूक्लियर इवेंट में जाती है, वहां से क्या होती है, गामा रेज एमिट होती है। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स। तो गामा रेज क्या होती हैं, गामा रेज क्या होती हैं, तो गामा रेज होती हैं हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स। हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होंगे, ठीक है, साथ में क्या होंगे, चार्जलेस होंगे। अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में भी देखा चार्जलेस होंगे, ठीक है, और इनका मास भी ऑल्दो पूरा का पूरा मास नहीं होगा, फिर भी मास हम इनका फोटोन के मास से निकालेंगे। तो एनर्जी हाई एनर्जेटिक जो फोटोन होते हैं, और एक और पॉइंट जो लिख रहे थे, वेरी हाई पेनिट्रेशन वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती, चार्जलेस होते हैं क्योंकि डिविएट नहीं हुए थे मैग्नेटिक फील्ड लगाने से। गामा रेज जो होती हैं हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है, एक बात यहां पर और हम यहां पर लिख देते हैं, वैसे आगे तो बात करेंगे। जब कभी भी अल्फा और बीटा डीके हो रहा होता है तो उसके साथ ही गामा डीके भी हो जाता है, लेकिन अल्फा होता है तो बीटा नहीं होगा, बीटा होता तो अल्फा नहीं होता। मतलब एक ही टाइम में केवल अल्फा बीटा में से कोई एक ही डीके होगा, लेकिन गामा डीके जो होता है इनके साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता रहता, तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीज हो सकती है बीटा और अल्फा डीके के साथ।
आगे स्टेबिलिटी एंड एनपी रेशियो, तो क्या होता है इसके बारे में भी बात किया स्टार्टिंग में ही, आओ पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस दैट अंडरगोज रिएक्टिव डिके इज लेफ्ट इन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, द न्यूक्लियस कैन अंडरगो अ सेकंड, ये पूरा वही लिखा है विजिबल लाइट के बारे में, एन बाई पी रेशियो जो यहां पर लिखा है सेम यही लिखा है, हाई एनर्जी। तो ये एन बाई पी रेशियो डिसाइड क्या करता है, अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एन बाई पी रेशियो इसके बारे में बात करते हैं। एन बाई पी रेशियो हमें बताता है जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते हैं उस केस में क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस का जो अट्रैक्शन होता है बढ़ जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं और न्यूक्लियर स्टेबलाइज हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, यहां पर आओ बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए यहां पर हम कुछ न्यूक्लियस लिखते हैं जो आपके काम आएंगे, उनको याद नहीं रखना है, बस इंफॉर्मेशन के लिए है, हम कुछ लिख देते हैं। जैसे बात करें यहां पर 6C12, इसमें अगर हम n बाई पी रेशियो लिख रहे हैं, देखना इसका जो n बाई पी रेशियो आता है यह हम पूरे लिख देते हैं, इधर हो जाएंगे 6C12, यहां पर न्यूट्रॉन, यहां पर प्रोटॉन, यहां पर n बाई पी। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं लिख देते हैं। पहला ये होगा इस वाले का, इसमें 6 होंगे और 6 होंगे और यहां पर ये 1 आ जाएगा, और 7n14, तो इसमें क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 8 7, ये भी हो जाएंगे 7 और यहां पर 1 आएगा। उसके बाद में जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा 8O16, ये 8 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये भी 1 आएगा। और एक यहां पर लिख लीजिए नियॉन, ये होता है 1020, और उस केस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1020 हो गया, तो इसमें आएगा 10 और ये 10, ये 1 आएगा। ये तो 1 वाले हो गए। कुछ और हैं जिनको लिखना चाहिए, उसमें आ जाता है निकेल, नियॉन हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम होता है 2040 में आएंगे 20 और ये 20 और ये n बाई पी 1 आ जाएगा। और कुछ है जैसे जिंक हो गया, ये 30 होता है और ये लिखा जाता है 64, तो इस वाले में आ जाएंगे 34 30 और ये आ जाएगा 1.13। इसी तरह से मरकरी की बात करें तो मरकरी में होता है 80 और ये 207 होता है, यहां पर बन जाएंगे 122 और यहां पर बन जाएंगे 80, ये रेशियो आएगा 1.53। तो ये कुछ एटम हो गए जिनकी स्टेबिलिटी के लिए हम बात करते हैं। इसमें और भी हैं जिनको आपको याद रखना है, बट उतना ज्यादा नहीं है जितना हमें याद रखना, पर इतने याद रख सकते हैं कि n बाई पी रेशियो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उस केस में उनकी स्टेबिलिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो यहां तक देखो सबका रेशियो 1:1 है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बराबर है, वहां पर देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा हो गया। तो जिनमें न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो ज्यादा होगा उस केस में हम कहेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हो रही होंगी वो कम होंगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस जो होगा वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो उस केस में वहां से कुछ अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही होंगी, या बीटा एमिशन हो रहा होगा, के कैप्चर हो रहा होगा, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ेगा और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की बढ़ जाएगी। तो इस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, कब क्या होगा तो पढ़ो। गामा डीके क्या होगा, एमिशन ऑफ गामा रेज रिड्यूसेस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। जब भी गामा रेज निकलेंगी तो उससे क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो रिड्यूस होगी, क्योंकि क्या होते हैं, ये फोटोन होते हैं, हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस हैज एक्सेस एनर्जी, ये कब होगा, जब एनर्जी ज्यादा होगी न्यूक्लियस के पास। अगला अल्फा डीके, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिड्यूसेस साइज ऑफ न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो उसका जेड 2 से कम और उसका एटॉमिक वेट 4 से कम हो जाता है, जिससे कि वो हल्के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा कि न्यूक्लियस का साइज कम हो जाता है। ये कब होता है, रीजन तो बताएंगे, न्यूक्लियस इज टू लार्ज। हैवी जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो मैसिव न्यूक्लियस होते हैं, मैसिव न्यूक्लियस होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। फिर बीटा डीके के बारे में अगर बात करें तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस चेंजेस द न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन। कह रहे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जब एमिशन होता है बाय न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से, तो 0n1 है, न्यूट्रॉन हो गया, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, तो यहां पर 1p1 निकलता है ऐसा। तो वही कह रहे हैं चेंजेस द न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन। तो इससे क्या होता है कि एक जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में चेंज होता है, ये रिएक्शन हो गई। ये रीजन क्या है, न्यूक्लियस हैज टू मेनी न्यूट्रॉन्स,
रिलेटिव टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर कह सकते हैं रेशियो स्टेबिलिटी से भी कहीं ज्यादा हो जाता है। तो स्टेबिलिटी से अगर कहीं ज्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होते हैं, यहां पर न्यूट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है न्यूट्रॉन से, तो उस केस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और ये रेशियो कम हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब होता है, या कह सकते हैं आप इसे के कैप्चर कब होता है, तो बताएंगे के कैप्चर होता है कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं, कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो -1e0 और बाई प्रोटॉन तो 1p1 इज इक्वल टू में 0n1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो ठीक है बनेगा। चेंजेस अ प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसमें कन्वर्ट करा है, न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट करा है, जिससे कि n/p रेशियो बढ़ जाए और स्टेबल हो जाए। रीजन पढ़ लो यहां पर, न्यूक्लियस हैज टू मेनी प्रोटॉन्स रिलेटेड टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएंगे और न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। पॉजिट्रॉन एमिशन क्या होता है, या आप बोल सकते हैं बीटा प्लस डीके क्या होता है, तो एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन बाई प्रोटॉन, कह रहे हैं एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, तो एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन मतलब +1e0, ठीक है, बाई प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन से तो 1p1, ये ऐसा हो गया 1p1, तो इससे अगर इसका निकलता है तो उस केस में क्या हुआ, यहां पर +1 हो गया, यहां पर ये बन जाएगा 0n1 बनेगा, तो देखो ये न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। तो कह रहे हैं चेंजेस द प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में चेंज कर देता है, और यहां पर न्यूक्लियस हैज टू मेनी प्रोटॉन्स रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे पता चल जाएगा कि क्या होगा इनस्टेबिलिटी का रीजन। यहां पर देखना, यहां पर ये बीटा डीके पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब यहां पर न्यूट्रिनो निकलेगा। अगर ये बीटा डीके नेगेटिव होता तो उस केस में मतलब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन निकला होता, ये देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस केस में क्या होता है, बीटा डीके जो होता है उसमें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो यहां पर न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो कब निकलेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखो पॉइंट्स भी हैं, व्हेन n/p रेशियो इज हायर देन, n/p रेशियो जब हायर देन होता है required for stability beta emission takes place, it decreases n/p ratio। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि यहां पर x दिया गया है, ये z है, ये a है, और यहां से आपने बीटा डीके करवाया है, n/p रेशियो ज्यादा है, तो n/p रेशियो ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, n/p रेशियो ज्यादा होगा, तो n/p रेशियो ज्यादा होगा तो ये रिएक्शन होगी। तो अगर ये रिएक्शन हो रही है तो उस केस में क्या होगा, ये y बन जाएगा, यहां पर z बनेगा, ये a बनेगा, और इसका नंबर अगर हम कम करना चाहते हैं तो नंबर कम कैसे होगा, नंबर यहां पर हो गया -1e0, ऐसा हुआ अगर -1e0 बन गया, और साथ में यहां पर क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो अगर निकलता है तो देखो ये बन जाएगा +1 और ये बन जाएगा a। ठीक है, और +1 बनेगा तो यहां पर बताओ a - z है ना, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो a- यहां पर तो और कम हो गए, तो यहां पर a - z+1, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है मान लेते हैं n' है, तो ये वैल्यू और कम हो गई, ये वैल्यू पहले बड़ी थी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कम कर देगा। यही रिएक्शन उल्टा लिखेंगे तो यहां लिख देंगे xza, और यहां पर क्या होगा z - 1ya, और इसको लिखा जाएगा +1e0, और यहां पर न्यूट्रिनो निकलेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे तो आप a - z पाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, यहां पर अगर आप देखेंगे तो a - z-1 पाएंगे तो a - z+1 हो जाएगा, तो a+1 - z हो जाएगा, और यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू देखो फिर से इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कम हो रही थी, रिक्वायर्ड रेशियो अगर ज्यादा था, यहां पर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रेशियो अगर कम था तो उसमें इंक्रीज कर जा रहा। तो इस केस में बीटा डीके होता है, कभी न्यूट्रिनो निकलता है, कभी एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास बहुत ठीक से समझ में आई होगी, और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ खास नहीं था। क्यू वैल्यू अगर निकालना हमें आता है तो हम इनके क्वेश्चंस के साथ बहुत इजीली डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन होगा कि जो ये रेडियोएक्टिव डीके हो रहा है, इसके लिए हम बात करेंगे इसका मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, दैट मींस मेजरमेंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट ग्राफ्स देखेंगे, हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।